अच्छा भाई, वर्किंग नंबर 7। अच्छा, ये ना एक एक फिगर है, इसमें आने वाले दिनों में अगर आप हजरात जो है वो कोई टी काउंट नहीं भी बनाया करेंगे ना, ऐसे नहीं रहने दें, आप लोग सब कुछ किया करें। सॉरी 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 सॉरी, साढ़े बाण के नहीं हो रहे। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस का क्लोजिंग पेबल बोलें, क्लोजिंग पेबल। अच्छा, इधर क्या आते हैं? कैश, और इधर P&L। किन्होंने खर्चे में डाल दिया? अकाउंटिंग वालों ने। अकाउंटिंग वालों ने किस में डाल लिया? खर्चे में डाल लिया। डन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि टैक्स वाले क्या चाहते हैं। डज द, सुभान अल्लाह, द खर्चा, द खर्चा, द खर्चा, do we have a small eraser? Yes, we do have. The kharcha has been, the kharcha, ये जो आप लोग पढ़ लेते ना एक ही गो में सारा, फिर बाद में इतना समझ नहीं आ रहा, आराम आराम से पढ़ा करें। The kharcha has been deducted, the kharcha has been for tax purposes, the kharcha has been deducted for tax purposes। टैक्स वाले कह रहे हैं खर्चा माइनस कर लो, हमने कहा अभी तो पे नहीं किया, कहते नहीं कर लो माइनस। द खर्चा हैज बीन की जगह इस पढ़े, द खर्चा इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेस, खर्चा टैक्स पर्पसेस के लिए डिडक्ट कर लो। हमने कहा ये खर्चा भी पे नहीं हुआ, कहते हम कौन सा कह रहे हैं पे करो। द रिलेटेड खर्चा, द रिलेटेड खर्चा बताएं कितना है? द रिलेटेड खर्चा, असल में ये क्लोजिंग पेबल है ना, तो इसका खर्चा 13 है। द रिलेटेड खर्चा यानी द 13, द 13, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, द 13 इज डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पस। अब हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, अब हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, नया सा हिंदी वो बहुत मिक्स हो जाएंगे फिर। तो टैक्स वाले अब कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल। हमारे साथ मिल गए। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करें? एक्रूअल। नहीं भाई, स्ट्रोक इरेजर लाइन जल्दी करें। Means tax authorities are using accrual basis। चिट्टी ने भी कहा एक्रूवल, लाल ने भी कहा एक्रूवल। अब करंट टैक्स में खर्चा उल्टा के खर्च माइनस कर दें, यानी अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं 13 खर्च है, टैक्स वाले कह रहे हैं हाँ 13 खर्च है, तो फिर क्या करें? करंट टैक्स में रहने दें, कुछ भी ना करें, बेहतर है करंट टैक्स में कुछ नहीं किया करेंगे। तो करंट टैक्स के अंदर आप इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर दें, शो भी नहीं करना, ज्यादा शो ना किया करो। अच्छा, करंट टैक्स में रहने दें। डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में बेहतर है कि इसको शो कर दें, डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में बेहतर है इसको शो कर दें, लेकिन कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर रखिएगा, क्योंकि हमारे और टैक्स वालों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं। जब से आप पैदा हुए हैं उस दिन से लेके आज तक पहली दफा हमने टैक्स वालों को एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करवाई है। टैक्स वाले एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो, ये हैज बीन थोड़ा सा अजीब सा लफ्ज होता है, इस डिडक्टेड ज्यादा अच्छा लफ्ज होता है। ये खर्चा टैक्स वाले भी रिकॉर्ड कर चुके हैं, टैक्स वाले कह रहे हैं कोई मसला नहीं। एक बार याद रखिएगा, अगर टैक्स वालों के मुताबिक अकाउंट बनाना तो टैक्स वाले कह रहे हैं इसको खर्चे में डालो, तो पे होना नहीं,
मजबूरन टैक्स वालों को पेएबल शो करना पड़ेगा। तो इस अकाउंटिंग में फिर पेएबल एग्जिस्ट करते हैं टैक्स वालों के, तो टैक्स वाले भी एक्रूअल अकाउंटिंग यूज करें। टैक्स वाले कह रहे हैं कोई नहीं, खर्चा आप माइनस कर लो। हमने कहा हमने माइनस कर लिया, वे कहते हैं हाँ हाँ कर लो। अब हमारे में इख्तलाफ ही नहीं, तो करंट टैक्स की वर्किंग में हम इसको ओमिट कर दिया करेंगे, लेकिन डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हम कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस को शो किया करेंगे। वैसे अगर आप चाहते हैं ना, तो आपको पता है पिछली 4 एडजस्टमेंट्स बिल्कुल अलग थी और ये 5वीं अलग है। तो हमने ना एक सफ़ा भी बनाया हुआ है, वैसे वो सफ़ा हमने बनाया हुआ है पेज नंबर 204 पे। वो सफ़ा अगर हम आपको दिखाएं तो उस सफ़े पे ये सारी बातें लिखी हुई हैं जो सुबह के हम कर रहे हैं। वो सारी बातें क्या हैं? इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग कैश बेसिस, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 से 5 तक ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एडजस्टमेंट नंबर 2 से, इसमें हमने सबर करना है। सबर का मतलब है कि काफी काम हम करना पड़ेगा, काफी सोच रहे थे अभी हम। और इफ टैक्स अथॉरिटीज आर यूजिंग एक्रूअल बेसिस, तो फिर हमने यहाँ पे शुक्र करना है, जो एडजस्टमेंट नंबर 6 पड़ी है, क्योंकि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह ज्यादा। तो 4 एडजस्टमेंट जो ऊपर वाली गुजरी हैं, उनमें कौन सी अकाउंटिंग यूज हो रही थी? तो इसमें 3 स्टेप अप्रोच हम लगा रहे थे। पहले क्या बनाते थे? किसका? एक्सपेंस का या इनकम का। और करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते थे? इनकम उल्टाकर और रिसीट को, ये कर रहे थे करंट टैक्स की वर्किंग में, या एक्सपेंस को उल्टाकर पेमेंट को रिकॉर्ड कर रहे थे। ये हम सुबह के लगे हुए हैं। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में हम क्या कर रहे थे? कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी 0। ये हमने अल्लाह का शुक्र है 0.2345 में किया है, जो आज लिखा हुआ भी आपको बता दिया है, जिसका सादा सा रूल हमने उर्दू में याद कर लिया है। इनकम उल्टा के रिसीट रिकॉर्ड कर दो, यानी कमाया उल्टा के आया रिकॉर्ड कर दो, और खर्चा उल्टा के गया माइनस कर दो। बस ये हमने पढ़ा। अच्छा, लेकिन यहां जो एक्रूअल अकाउंटिंग यूज हो रही है, तो टी काउंट बना लें बेशक, लेकिन नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन, क्योंकि दोनों कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल। ये भी कह रहे 13 खर्चे, ये भी कह रहे 13 खर्चे, तो बस पीबीटी में 13 खर्चा माइनस हो गया हुआ है। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया, माइनस कर दिया तुमने 13, तो कुछ करना नहीं पड़ेगा ना। अकाउंटिंग वालों ने कितना माइनस किया हुआ इसमें? 13। तो टैक्स वाले कहेंगे ठीक है, अच्छा किया तुमने 13 माइनस कर दिया, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में बेहतर है कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू। तो ये रूल्स भी हैं, ये भी हैं इंशाल्लाह। आज के नोट्स में लिखा होगा कि बॉक्स एट द टॉप ऑफ पेज 204, ये बॉक्स भी है। लेकिन ये तो रट्टा प्रोग्राम होती हैं चीज़ें, लेकिन याद ये भी होनी चाहिए ताकि ज़रा टाइम सेव करना है और फिंगर टिप्स पे चीज़ें हो जाए हमारी। अच्छा जी, अब करंट टैक्स में तो कुछ करना नहीं, डेफर्ड टैक्स में 13 रुपए को ले जाएं। नाम क्या रखें? सलारी पेएबल। 13 कुछ नहीं मेरा, जीरो। कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है आपके साथ, बुजुर्ग हस्ती जिसको देख के अल्लाह याद आ जाए? ऐसे दोस्त होने चाहिए जरूर। अच्छा जी, वी डबल आई, वी डबल आई, बहुत पुराने ज़माने में आईडी कार्ड पे पेशा भी लिखवाया जाता था। तो मौलाना सईद अहमद खान साहब, ही वॉज अबव 70 या 60, वो लिखवाते थे अपने आप को तालिब इल्म। तो आजकल लोगों के पास जाए ना, तो लोग बोलते हैं यार हमें तो पता है, ये फिक्रा नहीं अल्लाह को पसंद, मुझे आता है, मुझे पता है। तो मरते दम तक सीखते रहें।
debtor has a carrying amount of 50 million. Debtor has a carrying amount of 50 million. डेटर की कैरिंग अमाउंट 50 मिलियन है. आगे पढ़ना है या अभी रहने दें? रहने दें. वर्किंग नंबर 8. जी, डेटर हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 50 का क्या मतलब है? ये तो बचपन का अकाउंट पड़ा हुआ है. आप लोग मुझे बता दें, इसमें सेल बैलेंसिंग आएगी या कैश बैलेंसिंग आएगा? ये तो बचपन में पढ़ा था. सेल बैलेंसिंग आएगी ना, उस साइड पे बैलेंसिंग आएगी. तो इधर बैलेंसिंग आ रही है. फिगर कितनी? अच्छा जी, नाउ आप बताएं मुझे. चलें जी, पढ़ें. टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? द रेवेन्यू, द रिलेटेड रेवेन्यू. रिलेटेड रेवेन्यू 50 है. असल में ना उसने कैरी डाउन दिया ना, तो इसलिए फिर रिलेटेड का मतलब लिख रहे हैं. यानी कैरी डाउन का जो रेवेन्यू बना है वो 50 है, इसलिए रिलेटेड का लफ्ज लिख रहा है. तो असल में वो रेवेन्यू दे नहीं रहा ना, वो दे रहा है डेटर का कैरी डाउन. तो मैंने टी काउंट बना के ऑलरेडी रेवेन्यू निकाला हुआ है, इसलिए मुझे द रिलेटेड के लफ्ज से कंफ्यूजन नहीं हो रही, क्योंकि इतना सा तो पढ़ के नहीं पता चला था रेवेन्यू कितना है. लेकिन जब कैरी डाउन लिखा तो रेवेन्यू निकल आया. अब कहते हैं द रेवेन्यू. वैसे हम इनकम में डाल चुके हैं, एक बार याद रखिएगा. आप इनकम में डालने जा रहे हो 50 मिलियन को. अच्छा, वॉशरूम. अच्छा, द रेवेन्यू इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट. ये हैज बीन जरा अजीब सा लफ्ज होता है. वो कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट में भी ये इंक्लूडेड है. अब ये लफ्ज ना अजीब सा है, ये बोलना नहीं चाहिए था उसको. असल में एक वर्किंग होती है जो टैक्स वाले अपने चेक करने के लिए भी कर रहे होते हैं. तो टैक्स वालों ने अपने चेक करने के लिए जब आप लोगों के टैक्सेबल प्रॉफिट निकाले ना, तो उसमें भी इन्होंने डाल दिया 50 को. यानी ये भी डालना चाह रहे हैं 50 को रेवेन्यू में, और हम भी रेवेन्यू को 50 रिकॉर्ड कर. बज़ाहिर तो आपको इख्तलाफ नहीं लग रहा? सोच लें जरा, सोच लें जरा. ये तो नहीं लिखा हुआ द रिलेटेड रेवेन्यू विल बी टैक्स्ड व्हेन रिसीव्ड. वो लाइन होती तो फिर वो लाइन ना होता, फिर तो वो सबर वाला सिनेरियो था. अब मुझे ये लाइन पढ़ के लग रहा है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल अकाउंटिंग. अच्छा, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया या नहीं? पहले ये जरा टी अकाउंट से देख के बता दें. वो टी अकाउंट पहले बना के देख लिया करेंगे हम, ठीक है? तो बाल सेट कर ले. The revenue is included in taxable profit. हमने पीबीटी में डाला हुआ है, वो कह रहे हैं हमारी नजर में टैक्सेबल प्रॉफिट में भी डाला होना चाहिए. वो करंट टैक्स की वर्किंग देखेंगे ना, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये फिक्रा लगेगा. इसको इस तरह सोचेंगे, टैक्स वाले भी एक टैक्स की वर्किंग बनाते हैं, तो उसमें डालते हैं ना, उन्होंने टैक्स लगाते हुए इस 50 को डाल दिए. वो कहते हैं इस 50 को डाल दो. अब वो भी कह रहे हैं डाल दो. हमने तो ऑलरेडी P&L में डाला है, तो हमारे और इनमें इख्तलाफ खत्म हो गया है. जब भी हमारे इनमें इख्तलाफ खत्म हो जाए, इस अकाउंटिंग का नाम पड़ जाता है एक्रूअल अकाउंटिंग, क्योंकि हम तो हमेशा ही एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होते हैं. टैक्स वाले भी कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं? एक्रूअल. बहरहाल इन्हीं स्टेटमेंट्स की इंशाल्लाह कल से हमने रिवीजन शुरू करनी है, और ज्यादा पक्की होंगी ये चीजें. तो आप बता दें, इन करंट टैक्स वर्किंग 50 को उल्टा के 50 को दोबारा ऐड करेंगे तो कोई फायदा नहीं है. खाली डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में ले जाएं. कैरिंग अमाउंट बता दें 50. टैक्स बेस 50. मोबाइल के फायदे गिनवाना शुरू करें. सर नहीं है कोई भी, मुझे आज तक नहीं मिला कोई फायदा.
आप दोनों जमा कराओ जरा। कम्युनिकेशन हो जाती है इजीली। यस सर। अम्मी अबू का ईमेल एड्रेस नहीं है, नहीं सर। बनवा दो। लेक्चर नोट्स आ जाते हैं। इसका अरेंजमेंट कुछ कर लेते हैं। कोई फायदा नहीं। सर का इम्पोर्टेंट मैसेज देता है, सर का जो इम्पोर्टेंट मैसेज भेजता है ना वो उसको देखते हैं हम। जो भी सवाल ज़हन में एआई वगैरह से पूछ सकते हैं, फ़ायदा है। अच्छा फ़ायदा इसका व्हाट्सएप ही है। है ही नहीं, मोबाइल ही नहीं। जरा अगर इजाजत हो तो अपना व्हाट्सएप खोल के दिखाओ, मैं देखता हूँ कितना कंस्ट्रक्टिव यूज हो रहा है। इजाजत है, शुरू करो। ये पहला नाम किसका आ रहा है? ये ऑडिट का ठीक है, आगे। ये वो दोस्त है, साइम रूम में इससे क्या बात हो रही है? चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। बस ही स्टडी की बात। स्टडी के बाद क्या उसमें क्या बातें हो रही हैं? आज कॉलेज आ गया था, R2 की क्लास भी देख। अब ये इन बातों, वैसे ही जरा हमने सैंपल बेस पे, आपने वॉलंटियर किया है, रिप्लाई तो कर दे। अब ये क्या क्या बातें हैं? इन बातों का कोई फायदा? ये स्टडी के ऐसे ही होता है, छोड़ो। ये क्या, इस तरह की बातों का कोई फायदा नहीं ना। मेरे पास है ही नहीं। सर रात को नींद ना आए तो रात अच्छी गुजर जाती है। भाई अल्लाह से लो लगाया करो, तुमने क्या मोबाइल से लो लगाई हुई है? टाइम पास हो जाता, टाइम पास हो जाता। भाई टाइम पास करने के लिए हमारे पास बड़े प्रोग्राम है, आओ आप क्लास के। जी बंदे यार, टाइम पास करने के लिए मोबाइल इस्तेमाल। ला यानी की डेफिनेशन बता दो। ला यानी एक किताबों में लफ्ज लिखा होता है। ला यानी का मतलब होता है ऐसी चीज ना जिससे दुनिया का फायदा ना आखिरत का। अगली एडजस्टमेंट जी। अच्छा जी, हमारे ये एक्रूअल प्री पेमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया है IAS 12 के साथ। इसमें बस आखिरी दो एडजस्टमेंट्स रह गई हैं, एग्जेम्प्ट इनकम की और डिडक्शन नॉट अलाउड। बस दो एडजस्टमेंट्स रह गई हैं परमानेंट डिफरेंस वाली, एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्शन नॉट अलाउड। तो एग्जेम्प्ट इनकम भी रिसीवेबल हो सकती है, उसका भी टी अकाउंट बना लिया करेंगे। और फाइन पेएबल भी हो सकता है, उसका भी टी अकाउंट बना लिया करेंगे। तो आखिरी बात भी खत्म हुई हमारी। तो देयर कैन बी एग्जेम्प्ट इनकम जो कि रिसीवेबल हो सकती है, एंड देयर कैन बी फाइन विच कैन बी पेएबल, उनका भी अकाउंट बना लिया करेंगे, कोई मसला नहीं। VIII नहीं, फुल स्टॉप के आगे ना पढ़ें। डिविडेंड रिसीवेबल हैज अ कैरिंग अमाउंट ऑफ 23। इधर रुक के मुझे बताएं हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। स्टेप्स पढ़े थे ना अभी। हाउ टू टैकल प्रिपेयर टी अकाउंट। इनकम का, एक्सपेंस का, डिविडेंड रिसीवेबल। रिसीवेबल किसके लिए है? इसका मतलब है हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी सब्सिडरी में, उससे मुझे डिविडेंड आना है। तो अकाउंट तो अल्लाह का शुक्र है उसी पैटर्न पे हम खोल रहे हैं जो दो अकाउंट कल सीख लिए थे, डिविडेंड इनकम। अच्छा, रिसीवेबल इधर लिखूं या उधर लिखूं? जो भी मैंने बोला है, इधर या उधर, जो भी मैंने बोला है वो बोलें। इधर लिखूं या उधर लिखूं? इधर लिखें। क्लोजिंग रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल कितने हैं? ये रिसीवेबल, लॉजिक पे पहले चलें। ये रिसीवेबल अगले साल रिसीव होगा तो इस साल इनकम में जाएगा। लेकिन वैसे टी अकाउंट देख लेना, टी अकाउंट में इधर कैश आता है और इधर P&L। यहां तक नोट करने के बाद अब फुल स्टॉप के आगे पढ़ना है ढज करके। ढज। अच्छा, वैसे तैयार रहें,
मेरे ख्याल से 3 लाइनें लिखी हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1, द डिविडेंड विल बी टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड। एक ये लाइन भी हो सकता है आगे लिखी हो। फिर तो मेरे ख्याल से टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे होंगे? कैश अकाउंटिंग। नंबर 2 ऑप्शन, ऐसा भी लिखा हो सकता है, द डिविडेंड इज ऑल्सो एडेड इन टैक्सेबल प्रॉफिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। फिर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? लेकिन हमारा आज का सवाल जो है वो तीसरी बात कर रहा है। वो ये ना ये कह रहे कि एक ऑप्शन ये थी कि डिविडेंड जब कभी मिलेगा तब टैक्स लगेगा, दूसरी ऑप्शन ये थी कि डिविडेंड पे अभी टैक्स दे दो, और तीसरी बात नई है बिल्कुल। द डिविडेंड आर, चाहे मिल जाए चाहे अर्न हो जाए, इस साल अर्न हुआ है अगले साल मिलेगा, चाहे मिल जाए चाहे अर्न हो जाए, कभी भी टैक्स नहीं लेंगे हम इस पर, कभी भी टैक्स। तो सिंपल सा काम करंट टैक्स में करें जो बचपन में करते थे। इनकम तो उल्टा है ना, क्योंकि टैक्स वाले इसको इनकम मान ही नहीं रहे। सादा सा काम तो करें ना, इनकम तो उल्टा है ना, बाकी तो काम बाद के है ना। वो जो बचपन में सीखा था, लेक्चर 1 में सीखा था, शायद लेक्चर 1 में सीखा था, जो एग्जेम्प्ट इनकम्स होती हैं वो इनकम में ऐड नहीं करनी होती, लेकिन अकाउंटिंग वालों ने कर दी है। इसको उल्टाएं लाल। बचपन में टीचर मारती थी ना, मुंह लाल हो जाता था, फिर दोस्त से दूसरी तरफ मरवा लेते, तो घर वाले कहते थे अच्छा मुंह ही लाल हुआ आज। अच्छा, अब्बू के साइन किस किस को आते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, बचपन में करते थे। जान दे यार, तो शरीफ बंदा है। अच्छा, अब हो गया शरीफ। अच्छा, डिविडेंड और नेवर टैक्सेबल का क्या मतलब है? कि पढ़ा रहने दूं पीबीटी। एक बार याद रखिएगा, जो चीज P&L में चली गई है ना, वो पीबीटी में पड़ी हुई है, वो पीबीटी में। टैक्स वाले कह रहे हैं दीज आर नॉट टैक्सेबल, हमने इस पे टैक्स नहीं लेना, क्या करें? वो एग्जेम्प्ट इनकम के साथ जो सलूक करते थे, एग्जेम्प्ट इनकम डिविडेंड 20, करंट टैक्स में तो वही कर दें जो बचपन में करते थे, इनकम उल्टा दें। डिफर्ड टैक्स में आए डिविडेंड रिसीवेबल। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में कितना आ रहा है डिविडेंड रिसीवेबल? 23। नहीं, अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में रिसीवेबल है। और भाईजान, अकाउंटिंग वाले टीचर ने रिसीवेबल डालना है, क्योंकि ये रिसीवेबल अगले साल रिसीव होना है, फिर एंट्री करेंगे कैसे भी रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंटिंग वाले की बैलेंस शीट में तो रिसीवेबल 23 डालने हैं, वो तो टैक्स वाले इसको एग्जाम्प्ट कह रहे हैं। वो अलग बात है, मैं अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में पूछ रहा हूँ कि ये आना या नहीं आना। भाई कह रहे नहीं आना, मैं तो पाँव की नीचे से जमीन निकल गई। अकाउंटिंग वालों की बैलेंस शीट में क्यों नहीं आना? इसने तो यहीं पे हमारी ब्रेक लगवा दी। मेरा ख्याल था ब्रेक जाके इधर लगेगी लोगों की। कैरी डाउन आ रहा है टी अकाउंट का। भाई अकाउंटिंग वाले तो इन चक्रों में नहीं पड़ते, ये एग्जाम्प्ट अकाउंटिंग वाले कहते हैं बस ये रिसीवेबल है, लिख लो ताकि अगले साल रिसीव होकर इस अकाउंट को किताबों से खत्म कर दें। अकाउंटिंग वाले तो उसको रिसीवेबल शो करेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। अच्छा जी, टैक्स वालों की नजर में डिविडेंड रिसीवेबल वैसे तो एग्जेम्प्ट है, तो इस रिसीवेबल को टैक्स वालों की नजर में शो करें या ना करें शो? चलें दोनों तरह करके देखते हैं। पहले आप लोगों की बात मान लेते हैं। आप कह रहे हैं टैक्स वालों की बैलेंस शीट में इसको शो ना करें, क्योंकि ये रिसीवेबल रिसीव भी हो गया ना, तो टैक्स वालों ने इस पे टैक्स नहीं मांगना। चलें ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। टैक्स बेस आप कह रहे हैं 0 शो कर दें। इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। इसकी वजह से डिफरेंस यहां 2 ही आते हैं, टीटीडी और डीटीडी, और कोई नहीं आते। इसकी वजह से डिफरेंस आ जाएगा। जब आएगा डिफरेंस तो आप लगाएंगे रूल 1, इफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन टैक्स बेस ऑफ एसेट।
तो चलें कोई टीटीडी लिख देगा ऐसे ही, हालांकि टैक्सेबल इन फ्यूचर नहीं है, हालांकि ये टेम्परेरी डिफरेंस ही नहीं है। अगर जीरो लिख दिया तो इसके नताइज में बता रहा हूं क्या है। जीरो सीम्स लॉजिकल, बट क्या करेगा आगे वो दिखा रहा हूं आपको। जीरो लॉजिकल है, आप लोगों ने बड़ा सोच के क्या है, ठीक है टैक्स वालों की नजर में ये रिसीवेबल ना ही रिकॉर्ड करें सर, क्योंकि अगर ये रिसीवेबल उनकी नजर में रिकॉर्ड कर लिया तो रिसीव हो भी गया तो टैक्स नहीं देना। तो बात आप लोगों की यहां तक ठीक लग रही थी, लेकिन जो ठीक बात आपने कर दी उसके नताइज देखें आगे क्या हो रहे हैं। यहां पे आ गया डिफरेंस, फिर रूल 1 लगाया, तो इसका नाम टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस रखेंगे या ये परमानेंट डिफरेंस है? ये तो टीडी है ही नहीं, यानी ये तो टेम्परेरी, ये वाला जो टीडी है ना इसका मतलब होता है टेम्परेरी डिफरेंस। इस वाले टीडी का भी मतलब टेम्परेरी डिफरेंस होता है। ये टैक्सेबल है, ये तो इट इज नॉट अ टेम्परेरी, इट इज नॉट टीडी, इट इज पीडी, इट इज परमानेंट डिफरेंस, इट इज। बहरहाल एक दो जगह ये हल लिखे अकाउंटेंट्स ने कि अगर आपने लिखने तो इसको लिख दो, लेकिन फिर एक नया कॉलम डालो यहाँ पे टैक्स रेट का। वो इंशाल्लाह अगली क्लास में हमने इंट्रोड्यूस करवा देना है, क्योंकि कुछ चीज़ों का ना रेट डिफरेंट होता है। तो एक दो क्लास में हमने यहाँ एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करवाना है टैक्स रेट का, और फिर आगे टैक्स लगाएंगे। जैसे करंट टैक्स में अलग रेट हो सकते हैं, डेफर्ड में भी अलग रेट हो सकते हैं। तो फिर वो लोग कहते हैं यहाँ कॉलम डालो टैक्स रेट का और इस पे रेट लगा दो 0%, क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है टैक्स तो इस पे देना नहीं, फिर भी 0 आ जाएगा। एक ये तरीका है, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। आईके भी यही कर रहे हैं कि इसको ना हम ज़बरदस्ती 23 लिख लिया करेंगे ताकि बात आगे बढ़े ही ना, बात गलत साइड पे जाए ही ना। टैक्स बेस को परमानेंट डिफरेंसेस में मजबूरन हम 23 लिख दिया करेंगे ताकि बात आगे डिफरेंस की तरफ जाए ही ना, क्योंकि ये डिफरेंस टेम्परेरी है ही नहीं। तो एक्रूअल अकाउंटिंग टाइप चीज हो गई है, लेकिन ये एक्रूअल अकाउंटिंग है नहीं, एक्रूअल अकाउंटिंग टाइप चीज हो गई है। कैरिंग अमाउंट ऑफ टैक्स बेस क्या ले लेनी है बराबर, लेकिन वो ज्यादा लॉजिकल था जो पिछला था कि आप 23 लिखें यहाँ 0 लिखें, 23 का डिफरेंस आ गया, इस डिफरेंस पे 0% रेट लगा दें ताकि यहाँ 0 आ जाए, क्योंकि देयर इज नो डिफरेंस। डेफर करके टैक्स देने की कोई लायबिलिटी है या कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन बेहतर है इधर से ही सांप को मार दें, आगे जाने ही ना दें। ये एक दफा जरा रूल भी पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। इसका हमने नाम रखा हुआ है पेज नंबर 204 पे, सबर शुक्र अजीब। इसका हमने नाम रखा हुआ है अजीब। इन केस ऑफ परमानेंट देयर मे बी एग्जेम्प्ट इनकम, जैसे एडजस्टमेंट नंबर VIII, और देयर में भी डिडक्शन नॉट अलाउड पेएबल, एडजस्टमेंट नंबर 9। इन करंट टैक्स में तो इसको कैसे शो करना है आपको पता है, इसलिए मैंने यहां कुछ लिखा नहीं, करंट टैक्स में यहां कुछ लिखा नहीं। इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग कैरिंग अमाउंट विल अपीयर एंड टैक्स बेस विल बी assumed to be equal to, the reason is we do not want the creation of, क्योंकि अगर 0 लिख दिया तो फिर टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा, हालांकि ये कौन सा डिफरेंस है। तो बस ठीक है, जो इनकम एग्जाम्प्ट हुआ करेंगे उनकी टैक्स बेस आप बराबर लिख दीजिएगा। खतरे का साइन लगा लें ऐसे, खतरे का साइन, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इधर। ये डिविडेंड रिसीवेबल कौन सा था, नॉर्मल रिसीवेबल था या एग्जाम्प्ट इनकम थी? एग्जाम्प्ट इनकम थी। खत्म हो गया जी, आखिरी एडजस्टमेंट कर लें बस। जल्दी जल्दी याद कर लें, एग्जाम्प्ट इनकम्स में कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस को क्या लिया करेंगे ताकि टेम्परेरी डिफरेंसेस आए ही ना, क्योंकि है ही नहीं टेम्परेरी डिफरेंसेस। वी डू नॉट वांट क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस। आखिरी एडजस्टमेंट, अच्छा अभी मैंने आखिरी लाइन नहीं पढ़ी, अभी आखिरी लाइन ना पढ़ें, अभी आप पहले IFRS वाला मुझे करवाएं, वर्किंग नंबर ये कौन सी थी? आज का लेक्चर हम अपलोड करेंगे और अब बस इसी को जाके आपने दोबारा सुनना है, यही आपका होमवर्क है, ताकि एक ज़रा सा भी आप किसी कोई सड़क पे खड़े होकर पूछ ले। ये ज़्यादा मुश्किल ये 4 बातें थी, मुश्किल तो मैं नहीं कहूँगा, अब माशाल्लाह इधर ही बैठे हुए बच्चों ने बताई थी, ये एक बच्चे ने बताई थी, ये भी किसी ने बता दी थी।
ज्यादा ये 4 बातें हैं, ये आपकी बिल्कुल ऐसे स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। जब कैश अकाउंटिंग यूज हो रही होती है तो इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करना है और खर्चा उल्टा के पेमेंट माइनस करनी है, और एक्रूअल अकाउंटिंग यूज हो रही है इधर कुछ भी नहीं करना। तो करंट टैक्स की वर्किंग तो ज्यादा आसान है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड करंट लायबिलिटीज फाइन पेएबल। फाइन वैसे बाय डिफॉल्ट ही नॉट अलाउड होता है, सवाल नहीं भी बताएगा तो आप नॉट अलाउड ले सकते हैं फाइन को, ये याद रख लीजिएगा, फाइन बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड होता है। फिलहाल बताएं क्लोजिंग पेएबल कितने हैं? 29। इधर क्या आता है? कैश, और इधर P&L जी 29 डज। अभी रहने दें, ना मिटाएं। वैसे फाइन बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड होता है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई भी खर्चा था ये और आगे लिख दे कि द एक्सपेंस विल बी अलाउड व्हेन इट इज पेड, तो फिर ये टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करे होंगे? कैश अकाउंटिंग। फिर टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करेंगे? और अगर लिखा हो द फाइन इज ऑल्सो डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज इन करंट ईयर, द फाइन इज ऑल्सो डिडक्टेड फॉर टैक्स पर्पसेज इन द करंट ईयर, फिर कौन सी अकाउंटिंग? लेकिन अभी ना ये सबर है ना ये शुक्र है, ये एक अजीब बात आगे लिखी हुई है, फाइन इज नेवर अलाउड फॉर टैक्स पर्पसेज। टैक्स वाले कहते हैं हम माइनस कर ही नहीं सकते कभी भी, हमने तो कर लिया, फिर टैक्स वाले कहते हैं हम नहीं माइनस करने देंगे, हमने तो कर लिया। फौरन काम करें जो लेक्चर 1 में किया था, फौरन इसको ऐड कर दे। फिलहाल फाइनी सर 29, ओके स्टूडेंट 30। अगेन खतरे का अलार्म, फाइन पेएबल। साथ वाला तैयार होके आता है या तैयारी करके आता है? अच्छा, तैयार होके आता है, वो फोकस है, ओके। फाइन पेएबल की कैरिंग अमाउंट 29, फाइन पेएबल की कैरिंग अमाउंट 29। छोड़ दें हाइब्रिड में मोबाइल को ना, उल्टा करके रख दें, ऐसे बार बार फिर थोड़ी देर बाद यूज। फाइन पेएबल की कैरिंग अमाउंट 29। अब अगर खुदा ना खास्ता आपने यहां 0 लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा? 29, और ये रूल 3 लगेगा। रूल 3 का मतलब है डिडक्टेबल टेम्परेरी। क्या जब ये कभी पे होगा तो डिडक्ट होगा? तो 0 लिखने से फिर आगे बड़े मसले पैदा हो जाते हैं, इसलिए बेहतर है कि मसले को यहीं से सांप को डायरेक्ट ही गन से मार दें। चलें, छिपकली से डरने वाले तो नहीं इस क्लास में बैठे हुए हैं? मगरमच्छ से डरते हैं, इंसानों से डरते हैं। भाई कौन से इलाके में रहते हो आप? इंसानों से डरते हैं। भाई जरा मिलना क्लास के बाद भाई, जनरेटर के पास, हम आपको जनरेटर से डराएंगे। जो टीटीडीज हैं उनके साथ कैलकुलेटर पे प्लस लिख लिया करें, डीटीडीज के साथ माइनस लिख लिया करें, और इज इक्वल टू का बटन दबा के देखा करें प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। प्लस यहां से शुरू करें, -12। अच्छा, वैसे इस तरह हम करते नहीं है, करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आईकेएफ इस तरह कर रहा है, यहां लिखता है टीटीडी और यहां ब्रैकेट में लिखता है डीटीडी, फिर यहां बार 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 नहीं लिखता, फिर इन वालियों को पॉजिटिव में लिख देता है, इन वालियों को। लेकिन ये फिर बच्चे पूछते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या मतलब है? बस लिख रहा है वो, अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं।
लेकिन कैलकुलेटर पे जरूर कर लें ऐसा। 15 जमा 30 45, 45 माइनस 12 माइनस 25, 8 क्या पॉजिटिव। हमारे बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को जब नेट किया तो हमें पता चला कि हमने फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना है, TTD। देखिए माशाल्लाह आप कितने जबरदस्त जो है तरीके से आगे जा रहे हैं। कोई एक दिन था जब पहली क्लास थी हमारी, हमने यहां लिखा था कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस और डिफरेंस, और आपने कहा था ये क्या हो रहा है शीट्स, और आज मजे से बैठे हैं रिलैक्स, किसके बाद डेफो टैक्स और टी कौन बनाएंगे, रिकॉन्सिलिएशन बनाएंगे, वही करना है इन्होंने, और क्या करना है, मजे से मिल पढ़ने वालों की बातें कर रहा हूं। 290 89.4। ओके टैक्स ज्यादा देना है फ्यूचर में तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड करें, यानी टैक्स देने की लायबिलिटी। जी भाई डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएं, वर्किंग नंबर $2.4444। नोट बनाएं, टैक्स एक्सपेंस टैक्स कुटी सीटी डीटी। चलें जी कटी डटी बताएं, सीटी डीटी 80 कौन का बेटा 9 बताओ ये रिकॉन क्यों नहीं मैच कर रही, बताओ थे बेटा को बोलने दो, बेटा को बोलने दो बेटा, ये रिकॉन क्यों नहीं मैच कर रही बेटा, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम भी है और डिडक्शन नॉट अलाउड भी है, इसलिए ये रिकॉन मैच नहीं कर रही। चलें जी बताएं एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है,
अक्सान बोलें एग्जाम्प्ट इनकम कितनी है? एग्जाम्प्ट इनकम को लेस करना है रिकॉन में, लेकिन एग्जाम्प्ट इनकम का लेस लिखना है 23 इंटू 6.9 एड डिडक्शन नॉट अलाउड। अच्छा, इसकी वजह पता है क्या? आपने ना 300 पे टैक्स लगा दिया, हालांकि 300 पे एग्जाम्प्ट इनकम भी पड़ी हुई थी, उस पे टैक्स नहीं लगना था। ये वजह होती है इसकी। सड़क चलते कोई वजह पूछ ले तो बंदा ये तो नहीं कि जूते उतार के उसके पीछे पड़ जाए, इतना वजह बता दे जी। एड वाओ क्या है? वाओ वाओ वाओ। जी अच्छा, चलो उसका सॉल्यूशन मैं शेयर करता हूँ, फिर कल डिस्कस कर लेते हैं। सेल का बना लो, वो उसी तरह बनेगा, और क्या होना है, वो कितनी कॉमन चीज़ नहीं है। ओके अच्छा, अब आप हजरात बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 11 निकालें, इसमें सॉल्यूशन शामिल है, इसलिए हम सॉल्यूशन को छुपा रहे हैं। और आप लोग जो है वो इधर मत देखें, अपनी किताब की तरफ। ये फिक्रे पढ़ के आपने मुझे बताना है कि टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग यूज कर रहे हैं, जरा तसल्ली से। डिविडेंड पे तब टैक्स लेंगे जब मिलेगी। देखिए एक बार डिसाइड हो गया ना, कैश अकाउंटिंग है तो इनकम उल्टा के कैश रिकॉर्ड करना होता है, बाकी बातें आसान है। बात थोड़ी आगे जरा समझने वाली होती जाएगी। रेंट को खर्चे में डाल दो, टैक्स वाले कहते हैं, जैसे ही पे करना। जब पे करना तो रेंट को खर्चे में डाल देना, हम कौन सा मना कर रहे हैं। अच्छा, रेंट पे टैक्स तब दे देना जब कमा लेना। जैसे कमाओ के रेंट पे टैक्स दे देना, मिलने का वेट ना करना मिलने का वेट ना करना, जब कमाया तब टैक्स दे देना। भाई एक मिसाल देते हैं ना, एक मिसाल देते हैं। मिसाल के तौर पे रेंटल इनकम अकाउंट है, रेंटल इनकम अकाउंट है। तो अब मिसाल के तौर पे मैंने 1 महीने के लिए घर किराए पे दिया, 1 महीने के लिए घर, इधर कैश होता है, 1 महीने के लिए घर किराए पे दिया, तो मैंने उसका किराया रखा हुआ है घर का 1 लाख। तो ये रेंटल इनकम मेरी हो गई 1 लाख। मैंने उसको कहा किराएदार को दे दो, कहते दे दिया तो तुम ये करोगे, मैंने नहीं अभी करवाना।
कहते हैं इसको जरा कर देते हैं, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा 1,00,000, मिसाल दे रहा हूं। टैक्स वाले कह रहे हैं रेंटल इनकम इज टैक्सेबल जब कमा ली। हमने कहा कमा ली, देख लें मान लें कमा लिया ना हमने, कहते बस इस पे टैक्स दो। हमने कहा मिली तो नहीं, कहते मैं कब कह रहा हूं मिलने का वेट करो, कहते जब कमाओ तब टैक्स दो। ये कौन सी अकाउंटिंग है, जब कमाओ तब टैक्स दो? ये तो एक रूल अकाउंट, कहते जैसे ही कमा लो टैक्स दो, पैसे आने होने का वेट नहीं करना। ये इस तरह का फिक्रा लिखा हो ना कभी जिंदगी में कि जब तुम कमाओ तब इनकम में डाल दो, तो फिर ये कैश अकाउंटिंग नहीं होती, फिर ये कौन सी अकाउंटिंग होती है? एक को नजर लगी है। बिजली का बिल माइनस कर लो जब बिजली इस्तेमाल करो, सॉरी, बिजली का बिल माइनस कर लो जब बिजली इस्तेमाल करो, यानी इनकर बिजली इस्तेमाल करो। ये कौन सी अकाउंटिंग है? यानी जैसे जैसे बिजली का यूनिट जल रहा है वैसे वैसे खर्चा रिकॉर्ड हो रहा है। ये तो कौन सी अकाउंटिंग वालों कर रहे हैं? अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो लफ्ज है ना ये टैक्स वाले इस्तेमाल करते होते हैं, टैक्सेबल, डिडक्टेबल, टैक्सेबल, अलाउड, ये वाले लफ्ज टैक्स वाले इस्तेमाल करते होते हैं। टैक्स वाले कहते हैं खर्चा रिकॉर्ड कर लो जब कभी बिजली इस्तेमाल करो। ये तो एक रोल अकाउंटिंग है, कहते हैं पेमेंट का वेट नहीं करना पड़ेगा। ये कौन सी अकाउंटिंग है? एक्रूअल। ये जरा टी काउंट बना के बताएं मुझे। टी काउंट बना के देखना। कौन सी काउंटिंग है भाई? इधर आओ, हाथ करें इधर, इसको दे सदा करें, चलें छोड़ दें। अच्छा, क्राइंग अमाउंट्स, ये तो छोड़े ना, ये तो ढज है, ये तो अपने ढज नहीं संभाले जा रहे। कैरिंग अमाउंट ऑफ रिसीवेबल है ना 10। अच्छा इस साइड पे क्या आता है? बोला चूंट, फिर बोला तुमने चूंट ना करो ना, किधर पीठ लाते हैं। कल जाके अकाउंट दोबारा बनाए थे जो मैंने 2 अकाउंट बनाए थे, या वो देख लिए थे? अच्छा देखे भी नहीं, ठीक। यहां क्या आता है? कैश। और यहां टन टन टन। अब हम बोलेंगे भाईजान आप तो थर्ड क्लास रो, दोनों बच्चे बहुत ज्यादा बातें करते हैं, अब मैं किससे किया करूं बातें, मेरा कोई दोस्त नहीं है क्लास में। अब आप ऐसा, आपसे कर लेता हूं। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि वो अल्लाह आपका भला करे, इसको जरा फारक करें। ढज, लाल बोलने लगे, लाल बोलने लगे। हम इस पे टैक्स ले लेंगे अगले साल। ये क्या चक्कर है? हम इस पे टैक्स ले लेंगे अगले साल, अगले साल तो ये मिल जाना है। हम इस पे टैक्स ले लेंगे अगले साल, अगले साल टैक्स ले लेंगे इस पे। इसका मतलब है वो इस साल टैक्स नहीं लेना चाह रहे और कब लेना चाह रहे हैं? अगले साल। अगले साल तो ये मिल जाना है। ओ तेरी खैर, इत्थे रख। कौन सी अकाउंटिंग? कैश। जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, वो कौन सा जो पांव पांव के पास घूमे? ये हो गया कैश। चलें आगे। पॉइंट नंबर 6,
अच्छा एक बार याद रखिएगा, अकाउंटिंग वालों ने इस साल इनकम में डाला था, टैक्स वाले कह रहे हैं जब मिलेगा तब इनकम में डालना। तो ये तो फिर कैश अकाउंटिंग है ना। कैश अकाउंटिंग लफ्ज नहीं लिखा हुआ, उन्होंने कहा हम टैक्स ले लेंगे अगले साल। अगले साल क्या होने, अगले साल रिसीवेबल रिसीव होने। घर में कभी कभी इस तरह की बातें निकाल लिया करें, घर वालों को भी बच्चा है। ओपनिंग पेबल है क्लोजिंग पेबल है, ओपनिंग पेबल है क्लोजिंग पेबल है, क्लोजिंग पेबल। मैंने तुझे जवाब देना था लेकिन अब छोड़। क्लोजिंग पेबल आपको जवाब देना था। क्लोजिंग पेबल क्या हो गया 9। आपसे मेरा एक सवाल है आज कि कैश ऊ या ई, नहीं नहीं ऊ ई करके कैश ऊ या ई तो फिर इधर ई इधर पीएनएल। एंजॉय कर रहे हो आप, आते रहना। अच्छा जी, आप मुझे ये बता दें कि डज कर लो डिडक्ट कि दो, ठहर जो बता रहे हैं कर लो। ये हमारा साल कौन सा है? ओह 11 में ही कर लो। हमने कहा कर लिया हुआ है, कहते कर लिया बराबर। हमने कहा हमने कर लिया हुआ है, कहते कर लो। ये कौन सी काउंटिंग है? ये कौन सी काउंटिंग है? हमने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, देख लें हमने खर्चा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। वो कह रहे हैं कर लो 11 में ही कर लो। हमने कर लिया, वो कह रहे हैं कर लो। अब ये कौन सी काउंटिंग है? एक्रोल अकाउंटिंग है बेटा। तो ये कितने लोगों को पता चल गया था? बहुत जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। चलें ये नोट करें, 2 अकाउंट बनाए। Oh, why are you winding up, guy? 10 minutes left. 10 minutes left. Oh, 6 minutes left. भाई वो घड़ी सही करो, उसको 34 पे करो। अच्छा ये आते जाते जब भी थोड़ा सा टाइम मिले ना तो ना बेड पे लेट जाया करें। लीज वाले वो 4 सफ़े खोल लिया करें, बूटियां, और उनको जरा नजर मार लिया करें। आते जाते जब भी टाइम मिले आराम से लेट के ना दीवार के साथ किताब की टेक लगा, भाई मैं बंद नहीं करवा रहा चीजें, हद होगी। दीवार के साथ किताब की टेक लगवा के इसको रिवाइज कर लिया करें। ये इंशाल्लाह कौन इसको रोजाना 2 दफा करेगा। अभी क्लास खाली कर दीजिएगा, कोने कोने वाला बैठा रहेगा, इधर ही लेट के ना इंशाल्लाह वो सफ़े खोल दोनों। अच्छा चलें ठीक है, ज़रा मुझे डिस्काउंटिंग की रिवीजन करवा लेने दें। एक भाई थे वो ऑनलाइन में कह रहे थे ज़रा डिस्काउंटिंग की रिवीजन हो जाए। तो 1 जनवरी 18, 31 मार्च 18, बोलें आगे, 30 जून 18, 30/9/18, 31 दिसंबर 18, 31 मार्च 19। भाई कैलकुलेटर मुंह से निकाल, उसको लेके आओ कैलकुलेटर समेत। कैलकुलेटर मुंह में क्यों डाला था? हाथ दोनों बिजी थे। जाओ रखवा दी इनका रजिस्टर, रख ले। अच्छा चलें अब आप लोग इधर देख लें।
अच्छा जी, लीज कितने साल की है? 1.5 साल की। पूरा 18 और आधा 19। लीज कितने साल की है? 1.5 साल की। अगर मैं भाई 10% डिस्काउंट रेट लेता हूं तो 10% डिस्काउंट रेट फिर होगा साल का, लेकिन ये क्वार्टरली का सवाल है। तो मुझे रेट, ये मोबाइल मुझे लेना पड़ेगा 2.5%। क्वार्टर का मुझे लेना पड़ेगा 2.5%। मुझे ये बताएं, जब मैं एनओटी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 200 को ये एनओटी का फॉर्मूला कहां लाके छोड़ेगा? एक पीरियड पीछे। जिन ऑनलाइन वाले भाई ने सवाल पूछा था, एक ईयर पीछे नहीं, एक पीरियड पीछे। पीरियड हमारे 3-3 महीने के हैं यहां। इन सबको उठा के ये फॉर्मूला लाएगा यहां, और इसको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर 200 इंटू 1 माइनस 1 02 रेज टू पावर माइनस। अच्छा, यहां पे अब आप लोगों ने गिनना है कि कितनी दफा आपको 200 नजर आ रहा है। 4 दफा। रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.025 जमा। अभी तसल्ली से चलने दें आगे। अब 100 और 100 के 2 रेंटल हैं और 15 GRV है। अब बेहतर है 100 और 100 को एनओटी का फॉर्मूला लगा के पीछे बुला लें, हाइब्रिड में पहली रो में उठा के जी मेहरबानी। 100 और 100 को जब मैं डिस्काउंट करूंगा तो ये हमें कहां लाके छोड़ेगा? एक पीरियड पीछे। एनओडी का फॉर्मूले में ये खासियत है कि ये चीजों को कहां लाके छोड़ देता है? एक पीरियड पीछे। तो 100 इंटू 1 माइनस 1.025। कितनी दफा 100 नजर आ रहे हैं? 1 2 हाले से शुरू होया सी मुक गया। जज्बा, डिवोशन सब मर गया हमारा। हमने कहा पता नहीं कितने 100 होंगे। अच्छा, अब इसको लैप ले लें, गोद ले लें। ये कहां पड़ा हुआ है? यहां पड़ा हुआ है, यहां पड़ा हुआ है। इसको यहां लाना है। अब आप बताएं कि ये कितना अरसा है? 1 साल। ये कितना अरसा है? 1 साल। ये 1 साल में ये क्या मैंने इधर रखा हुआ है? एक साल के, तुम्हें पता है टाइम जाया कर रहा होता है। अच्छा, 1 साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। तो अब हमने इसको पीछे लाना है इंटू 1.025 रेज टू पावर -4 रेज टू पावर -4। आप चुप रहा कर। अच्छा, मैं अकेली रह गई इधर ही, तीनों भी वेख लेने चल रह गया कर लो। मैं अकेली रह गई है ते मैनू भी ले जाओ, सारे टुर गए, मैं रह गई। किन्ने साल पिछे लियाना है तीनू? 1.5 साल। ए पई किथे? उस्ताद जी इत्थे पई। अच्छा, फिगर इत्थे पई। फिगर नू किन्ने साल पिछे लियाना है? 1.5 साल च अजकल किन्ने 3 महीने, कितने 3 महीने आ रहे हैं 1.5 साल में? 6। अच्छा, इनू बार बार लियाना है या एक ही बारी लियाना है? मैं एक ही ए कई बारी सी, मैं एक ही मैनू ले जो। सॉरी, +15 इंटू, सही तरह लेके जाए, 1.0।
-6। जवाब से हमें कंसर्न नहीं, तस्वीर खींच लें, कल इसी को एडवांस के साथ रिवाइज करेंगे।